जहां साहब, क्या जीसीसी कंट्रीज़ पर ये जो अटैक्स हो रहे हैं, अमेरिका पर प्रेशर का रीज़न बन सकते हैं ये भी कि जो ईरानी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं कि उन्होंने ये समझ लिया था कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जीसीसी के अंदर, उसको हिट किया जाए और अमेरिका के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाए। सो क्या दिस कुड बिकम अ रीज़न कि ये फील किया जाए अमेरिका में हीट कि हाँ जी ये देखें मिडल ईस्ट को, जीसीसी को फुल टाइम टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल आसरा नहीं कर रहे, डिस्पाइट के एक ब्रदरली कंट्रीज़ हैं या मुस्लिम उम्मा है, तो इनको रुक जाना चाहिए। आई थिंक सो। प्रेशराइज इतना उस कॉन्टेक्स्ट में इतना ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिकन हैव नथिंग टू लूज जी। अमेरिकन तो मेरे ख्याल में दिल बी हैप्पी कि ईरान ने जो रिस्पॉन्ड किया है टुवर्ड्स दी जीसीसी कंट्रीज, तो वो ये अमेरिका जीसीसी कंट्रीज फॉर फ्यूचर आल्सो इसी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के साथ रहना चाहेंगी। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर ये जो जीसीसी कंट्रीज है उनके जिस तरीके से उनके ऊपर ये अटैक आया और वो प्रोटेक्ट नहीं किया जा सका, उसको रोका नहीं जा सका। रोकने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री रिस्पांस ही उसको रोकना चाहिए था, इसको डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रिस्पांस से भी रोका जा सकता था। उसको तरीके कार उसका वॉर का इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सकती थी कि वहां पे रिस्पॉन्ड ना करते, या अपने ट्रुप्स को आप पहले वहां से निकाल लेते इस खतरे से जी कि वो आपको अटैक करेंगे, हम इनको कहीं शिफ्ट करते हैं या रिमूव करते हैं, या हम आपकी सरजमीन से अटैक जनरेट नहीं करते, हम कहीं और से रिस्पॉन्सेज अपने वाटर से। पहले भी तो B-2 बॉम्बर्स मैकडिल एयरबेस से आए थे ना, फ्लोरिडा से, टेम्पा से, तो यहाँ से तो नहीं वो आए थे। बट एनीवेज, ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जी, अली नकवी साहब बेहतर इस पे कमेंट कर सकते हैं। इसके दिल में इसके वो कहते हैं ना, इसके अंदर दिल नहीं होता जी। ये बहुत इमोशनल किस्म के फैसले, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। जब तक इकोनॉमिक एडवांटेज रहेगी, इकोनॉमिक प्रेशर जो है अगर जीसीसी कंट्रीज डेवलप करती है अमेरिका के ऊपर कि जी आप इसको नेगोशिएशन डिप्लोमेटिकली हल करें, तो वो कुछ प्रेशर्स ला सकते हैं। बाकी ये मोरालिटी के ऊपर अगर आप बेस करके करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी के ऊपर बेस करके करना चाहते हैं, या इस रीजन की इंस्टेबिलिटी को सामने रखकर करना चाहते हैं, तो वो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। उनको कोई सरोकार नहीं होगा इतना ज्यादा इस रीजन की स्टेबिलिटी के साथ, बल्कि क्यास और कंफ्यूजन जो है वो एट द एंड ऑफ द डे दैट विल बी ऑर्डर ऑफ द डे। बिकॉज जहां पे भी अमेरिकन गए, अगर वो वॉर को टोटल विक्ट्री तो मुझे वियतनाम से लेके इराक, अफगानिस्तान से होती है, यहाँ तक आज तक कोई नजर नहीं आई। प्रेसिडेंट जॉनसन से लेके प्रेसिडेंट ट्रंप तक मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने कोई विक्ट्री हासिल कर लेनी है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज गोइंग बट जनरल साहब, मगर एक बात है कि ये जिधर भी गए, ठीक है, ये विक्ट्री क्लेम नहीं कर सके और इनका फाइनेंशियल डैमेज भी हुआ है, लॉस भी हुआ है इनको, लेकिन ज़ाहिर उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी जितनी बड़ी डिफेंस और इकोनॉमी जितनी बड़ी और डिफेंस बजट इतना बड़ा है। बट जहां भी गए वहां क्योस क्रिएट हुआ है, वो कंट्री भी उसके बाद दोबारा खड़ी नहीं हो सकी है, उस कंट्री में भी कोई सिस्टम नहीं बन सका है, वहां पर भी फिर कंटिन्यूअस इंस्टेबिलिटी या क्योस ही रहा है। ईरानियन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है ना। ईरानियन कॉन्टेक्स्ट इसलिए डिफरेंट है कि वहां पे डिक्टेटरशिप थी जी। इराक में अभी प्रेसिडेंट सद्दाम थे, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान थे, और इसी तरह आप देख रहे हैं कि वहां पे सोसाइटी के अंदर भी एलिमेंट्स ज्यादा थे जो अपोजिंग फोर्सेस थी टू देयर रूलर्स। फिर शियाज, अभी देखे ना, अगर इराक का कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं, अब इराक में देखा जाए तो ईरान को स्ट्रॉन्ग करने वाला यूनाइटेड स्टेट है। उस वक्त इराक को इन्होंने सपोर्ट किया अगेंस्ट, पहले ईरान को सपोर्ट करते रहे, फिर इराक ईरान वॉर में इनडायरेक्टली थ्रू वेस्ट एंड डायरेक्टली आल्सो सपोर्ट करते रहे इराक को, और इराक के करते रहे। जब वॉर होती रही तो ईरान को फ्री हैंड दिए रखना चाहिए। जब खुद इन्होंने सारी इराक का सेकंड जब ऑपरेशन किए हैं, इराक में गए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की वजह से, तो इराक पे जब इनके ऑपरेशंस होते हैं तो ईरान को इन्होंने पूछा ही नहीं उस टाइम पीरियड में कि वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर में किधर जा रहे हैं, आइडियोलॉजिकल वो बेस कितनी फैल रही है। तो अल्टीमेटली तो इन्हीं की रजीम्स, शिया प्रो शिया रजीम्स यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई। तो मीनिंग देयर बाय कि वो मेरे तो ख्याल में इनडायरेक्टली फिर ये ईरान को सपोर्ट भी कर रहे थे कि यहाँ पे परसू किया जाए। मैं ओवरऑल ये समझता हूँ कि दे रिक्वायर्ड अ क्योस इन द होल रीजन। वो उनको सूट करता था, और खास तौर पे इजराइल को जो इस वक्त सारी शॉट्स कॉल कर रहा है कि उसको ये क्योस में अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं उनको परसू करने का ज्यादा मौका मिल सकता था। दैट एनवायरनमेंट सूटेड हिम कि जितना यहाँ पे इंटरनल क्योस से जितनी वीकनेसेस हो जाए, तो मेरे ये जो ग्रेटर इजराइल का जो मिलिटरली, जन साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके कई और भी एस्पेक्ट हैं हमारे सामने, क्योंकि देखिए अब मसला ये है कि ज़ाहिर उनकी एक सिविलाइजेशन है, उनका एक सिस्टम है,
उनके एक सुप्रीम लीडर हैं, कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम है, ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड्स, वो सब अपनी जगह बात। मगर मेरा सवाल ये कि इकोनॉमिक, देखिए ऑलरेडी भी वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे थे ईरान में, अब जितनी बड़ी वो जंग लड़कर बाहर निकलेंगे तो उन्हें इकोनॉमिक प्रेशर भी तंग करेगा, क्यों ठीक है वो इंडिजिनस होम ग्रोन उनके प्रोडक्ट सारा कुछ, लेकिन वो जो एस्पेक्ट है वो भी ऑपोजिशन को स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि इकोनॉमिकली तो वीक होंगे वो भी जंग से बाहर निकलने के बाद। नकवी साहब ज़रा ये बताइएगा कि क्या इसराइल और अमेरिका के वॉर ऑब्जेक्टिव्स में कोई हम आहंगी पाई जाती है? अगर अमेरिका आपके ख्याल में इस वक्त जंग से बाहर निकलना भी चाहे तो इसराइल उसको फॉलो करेगा? हाँ, इसी तो अमेरिका पे है ना। जब तक अमेरिका, तो इसराइल चाहता था जंग, वो आज से नहीं, वो ट्रंप के पहले टर्म से नेतान्याहू ट्रंप के पीछे पड़ा हुआ था कि ईरान को के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटैक करो, खत्म करवाओ। क्यों? वो इसलिए कि इसराइल के जो मिडल ईस्ट में जो मुखालिफ ममालिक थे, सीरिया, इराक, शाम, इराक, ये दोनों बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, उनकी लीडरशिप ख़त्म है, उनकी फ़ौज कमज़ोर हो गई, तो अब रह गया था ईरान। और जब से नेतान्याहू कोशिश है कि ईरान पे हमला हो, तो अमेरिका पे तो इजराइल बहुत डिपेंडेंट है, और अमेरिका का कोई वॉर ऑब्जेक्टिव नहीं है। इजराइल का वॉर ऑब्जेक्टिव है कि ईरान को शिकस्त दो और उसको बिल्कुल कमज़ोर कर दो। तो ये जो पूरा तमाशा है वो इसी वजह से हुआ है, और इसमें इनको अब बड़ी मायूसी होगी, इसलिए कि एक तो इजराइल के अंदर तबाही हुई, जैसा मैं पहले बता रहा था, दूसरे ईरान को कमज़ोर नहीं, मुकाबलतन कंपेयर टू इजराइल, सीरिया और इराक या इवन वियतनाम, ईरान विल बाउंस बैक मच क्विकर। वो बहुत जल्दी वापस एक लेवल पे आ जाएगा जिसपे वो फिर अपनी हुकूमत को सही तरह से चला सकेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनका मंसूबा था, इनके वॉर ऑब्जेक्टिव्स थे, वो कोई हासिल नहीं हो पा रहे। और ईरान जाहिर है कमज़ोर है, लेकिन शिकस्त उसकी वैसी नहीं हुई है जैसा ये चाह रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि फायदा तो ईरान ही को है इन द लॉन्ग टर्म कंपेयर टू अमेरिका और इजराइल। राइट। जन साहब, अब जरा इस पे भी कमेंट कीजिएगा, जो मैं पहले बात कर रहा था कि वो इकोनॉमिकली उनको वो ब्रंट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी भी वहाँ पर सारे इन्फ्लेशन थी, प्रॉब्लम थे। मिलिटरीली आपकी बात ठीक है कि ये उस तरीके का डैमेज नहीं हो सकेगा जैसे वहाँ हो, लेकिन जब ज़ाहिर है इस सारी वॉर से ये बाहर निकलेंगे तो इन पर एक बड़ा प्रेशर भी होगा दोबारा से उन्हें, अगर अपनी प्रोडक्शन करनी है या इन्फ्लेशन का इशू है, जिस तरह के मसाइल उनको अब होंगे, पब्लिक का भी एक प्रेशर होगा इस पर। दूसरा, ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बात की इस पर भी कि ये अगर ये हमले बंद नहीं होते हैं, जो अभी बात जब तक बंद नहीं होते उस पर बात करें कि इस वक्त तक ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, इससे 1 लीटर भी नहीं छोड़ेंगे, ये जो क्लेम सामने आया है ईरान की तरफ से, पासदाराना इनकलाब ने जो कहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इससे पहले ऑयल टैंकर्स को अमेरिकन नेवी की प्रोटेक्शन में गुजारने की बात की थी। क्या ये अस्करी लिहाज से आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? देखिए, दोनों इस वक्त मिलिट्री पोस्टरिंग कर रहे हैं जी। मैं समझता हूँ कि अमेरिकन बिल्कुल अगर वो वेट और बढ़ाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को क्लियर करने के लिए, तो यस इट इज पॉसिबल। बट देखिए ना, वो मिसाइल अटैक्स कर रहे हैं, वो स्टैंड ऑफ वेपन म्यूनिशंस ऑफ वॉर यूज कर सकते हैं ईरानियंस, उसको टारगेट तो कर सकते हैं। और आई एम श्योर कि ईरानियंस जब ये यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे न सिर्फ ऑयल की बल्कि वो बाकी भी जो शिपिंग है उसको डिस्टर्ब करना चाहेंगे। एक्चुअली आई हैव अ फीलिंग के, और बल्कि ईरान ने इसको ऑलमोस्ट डिक्लेयर भी कर दिया हुआ है कि वो जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो इतनी हाई करना चाहते हैं पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए और खासतौर पे रीजनल कम्युनिटी के लिए, कि वो खुद ही प्रेशराइज करे अमेरिका के अंदर, अमेरिका के ऊपर, कि वो इसको ना करे। यस, वो मिलिटरीली कर सकते हैं और ईरानियंस टारगेट भी कर सकते हैं, एंड दे विल गो फॉर दैट।
अगर उनको टारगेट करना पड़ा स्टैंड ऑफ म्यूनिशंस का यूज करके। ऑफ कोर्स ये तब भी वो करेंगे अपनी मिलिट्री एप्लीकेशन अमेरिकन स्टेट ऑफ हॉर्मस को कंट्रोल करने के लिए, जब ये स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी भी खत्म कर देंगे, क्योंकि अब तो वो टारगेट वही कर रहे हैं, लॉन्चिंग साइट्स, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, जो ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज हैं उन साइट्स को, जो मिसाइल्स की लॉन्चिंग साइट्स हैं या जो डंपिंग साइट्स हैं या जो उनके लॉजिस्टिक्स हैं, तो उनको जब तक कंप्लीट खत्म नहीं कर सकेंगे तब तक डोमिनेंस नहीं कर सकते। मिलिट्री जो एप्लीकेशन है अमेरिका की, वो हमेशा जब तक 100% डोमिनेंस ना हो जाए उनको किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, तो उस वक्त तक अपनी मिलिट्री को वहां पे अप्लाई नहीं करते। ये जो बूट्स ऑन ग्राउंड्स की भी हम बात करते हैं, जब तक उनको 100% श्योर ना हो, इसी तरह इन अदर डोमेन्स आल्सो। और दोनों के पहले आप जो बात कर रहे थे अली नकी साहब के साथ, ईरान और इसराइल और अमेरिका के दोनों के ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव जो है वो फ्लक्चुएटिंग ही है। ऑफ कोर्स इसराइल तो चाहेगा कि ये टोटल रजीम रिप्लेस हो जाए, वहां पे वो कोलैप्स की भी ऑप्शन हो गए, तो अमेरिकन जो है वो अपनी ऑप्शंस कुछ ना कुछ ओपन रखते हैं। वो 100% अचीव न भी करे तो किसी शॉर्ट ऑफ दैट अपना नोशन ऑफ विक्ट्री लिख के वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। आंसरेबल होना होता तो जो मैस डिस्ट्रक्शंस पे इराक में गए थे, आज फिर बता रहे होते दुनिया को जी हम वहां पे नाकाम हुए, वो नहीं थे, झूठ के ऊपर मबनी था। जबकि इजराइल चाहेगा कि यहाँ पे टोटल रजीम चेंज हो जाए, वो रजीम कोलैप्स के बाद भी निकल सकता है अमेरिका उसके अंदर से। इसी तरह मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स में भी पहले हमने सुना कि जी ऑपरेट कर दिया एंड देयर इज नो न्यूक्लियर, फिर न्यूक्लियर जन्म ले गए। तो आई थिंक फ्लक्चुएटिंग है, अमेरिकन किसी वक्त भी निकल सकते हैं, बट इजराइल वुड लाइक कि ये परमानेंट रहें यहाँ पे, फॉर अ लॉन्ग पीरियड रहें, और अमेरिकन वुड नाउ ट्राई कि वो शॉर्ट पीरियड में जो भी एप्लीकेशन करनी है वो निकल जाए, क्योंकि इतनी पजीराई मिली नहीं है अमेरिकन एप्लीकेशन। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।